चलो भाई, तो पृथ्वी की गतियां, इसके पहले हम पृथ्वी जान लें जरा। पृथ्वी का हम फिगर बनाएंगे ऐसा, इस प्रकार से। टेढ़ा लगा है, टेढ़ा बना है क्या? अच्छा देखो, थोड़ा कोशिश करता हूं। ऐसा देखो, जो हमारी ये पृथ्वी है, पृथ्वी, इसमें आप सब पढ़ चुके हो कि ये उत्तरी ध्रुव है और नीचे वाला दक्षिणी ध्रुव है। इसके बीच से जो रेखा जाती है वो कौन सी है? भूमध्य रेखा। क्योंकि ये भू के मध्य से जाती है, सो कौन सी रेखा है? भूमध्य रेखा है। इसके बाद आप अगर इसको देख पा रहे हो तो जो पृथ्वी है, पृथ्वी, इसका आकार, पृथ्वी का आकार कैसा है? पृथ्वी का आकार जो है वो जियोड है, जियोइड। इसको ऐसा बोला जाता है जियोड, या इसको हिंदी में क्या कहते हैं? भूआभ। क्या कहेंगे? भूआभ। ये आकृति पूछी जाती है, पृथ्वी की आकृति कैसी? तो जियोड है। उसके बाद दूसरी बात यह है कि पृथ्वी जो है वो ध्रुवों पर चपटी है, ध्रुवों पर चपटी है, ध्रुवों पर चपटी है। वो कैसे? क्योंकि ये जो दिख रहा है इसका फैलाव ज्यादा है और ये इधर क्या है? कम है। ध्रुवों पर चपटी है का कारण क्या है? कारण आप ये समझे, दो कारण। पृथ्वी का जो भूमध्य रेखीय व्यास है, भूमध्य रेखीय व्यास, भूमध्य रेखीय व्यास है 12,756 किलोमीटर। भूमध्य रेखीय व्यास क्या होता है? ये भूमध्य रेखा ही तो है, और जब ये केंद्र से होकर के जाए, परिधि से परिधि को मिलाए, तो व्यास होता है। ये भूमध्य रेखा का जो व्यास है इसी को बोलते हैं क्या है? भूमध्य रेखीय व्यास। और ये कितना है बेटा? तो यही है 12,756। ठीक है, 12,756 किलोमीटर, ये भूमध्य रेखीय व्यास है। दूसरी बात यहां पर और ध्यान रखना होता है कि पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है? ध्रुवीय व्यास, तो पृथ्वी का जो ध्रुवीय व्यास है, यानी कि ऊपर से नीचे तक का, यहां से लेकर के यहां तक, ये पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास। इसका मान कितना है? 12,714 किलोमीटर। यानी कि जो पृथ्वी है वो ऐसी ज्यादा है और ऐसी क्या है? कम है। और जो भारत है वो लंबा ज्यादा है, चौड़ा कम है। पढ़े थे भारत वाले में, इंडियन ज्योग्राफी में बात आपको समझाई गई थी कि भारत जो है वो लंबा ज्यादा है और चौड़ा कम है। क्यों? तो यहां पर एक जानकारी ये भी ले लो कि भारत लंबा अधिक और चौड़ा कम है। लंबा अधिक और चौड़ा कम है। क्यों? इसलिए चूंकि भारत का जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई है, भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई, यानी ऊपर से नीचे दक्षिण, वो है 3214 किलोमीटर। और जो पूरब से पश्चिम है, ये मैं भारत की बात कर रहा हूं, जो पूर्व से पश्चिम है, पूर्व से पश्चिम, वो है 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर ये भारत का है। पूछा जाता है प्रश्न, आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहां पर एक प्रश्न और बनेगा आपका, क्या बनेगा वो देखें। यहां पर इनके बीच अंतर कितना है? यानी कि जो भारत का उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम है, इनके बीच अगर आप अंतर देखोगे तो यहां पर 281 किलोमीटर का अंतर है। ये मैं भारत की बात कर रहा हूं, भारत की, क्योंकि भारत की स्थिति यहां पर है। हालांकि आज का वो कोई विषय नहीं है कि भारत कहां है और क्या है, वो आज का विषय नहीं है। अगर आप जल्दी से देखना चाहते हो तो भारत इस प्रकार से आप बनाएंगे ऐसा, ये गुजरात हो गया, ये कश्मीर, ये लद्दाख, और उसके बाद फिर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा,
ये बन गया, ये भारत बन गया। अब यहां पर इस जगह पर हम ये समझाना चाह रहे थे आपको यहां पर कि ये जो यहां से लेकर के बेटा यहां पर, यहां से लेकर के और ये जो लंबाई है ये, इसी का नाम है 3214, ठीक है। और जो ये है ये जो लंबाई है ये है 2933 किलोमीटर, 2933। इसलिए हम कहते हैं कि भारत जो है वो लंबा ज्यादा है और चौड़ा कम है, लेकिन पृथ्वी चौड़ी ज्यादा है, लंबी कम है। पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी है, ये ध्रुव है, ये आपको पता होगा। इसका नाम है उत्तरी ध्रुव। इसका नाम क्या है? उत्तरी ध्रुव, अंग्रेजी में कहते हैं नॉर्थ पोल। और ये है साउथ पोल, साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव। तो पृथ्वी, आप ये समझ गए कि पृथ्वी ध्रुवों पर जो चपटी है उसका कारण क्या है। तो पृथ्वी के ध्रुवों पर चपटी होने का कारण यह है कि पृथ्वी का जो भूमध्य रेखीय व्यास है वो ज्यादा है और जो पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास है वो कम है। ध्रुवीय व्यास ये रहा बेटा, यानी कि आप ये कहो ये वाला जो है ये कितना है 12,714 और ये वाला जो है ये 12,756 किलोमीटर। किलोमीटर। इसलिए आपसे पूछा जाएगा कि बताओ इनके मध्य अंतर कितना है, यानी पृथ्वी का जो ध्रुवीय व्यास है, पृथ्वी का जो भूमध्य रेखीय व्यास है, इनके मध्य अंतर 42 किलोमीटर का है। 14 3 42, 14 चौके 56, ऐसे आप बना लो। हो सकता है कहीं आपको 43 लिखा मिल जाए तो आप परेशान नहीं होइएगा। इतना बन गया है तो फिर मैं आगे चल सकता हूं। बताइए, चलिए आगे। तो ये बात हम समझ चुके हैं, पृथ्वी ध्रुवों पर क्या है, चपटी है। अब इसके बाद पृथ्वी की जब हम गतियां देखते हैं तो गतियों में हम दो प्रकार की गति पढ़ते हैं, दो प्रकार की हम गति पढ़ते हैं। अभी जब और बृहद हमको पढ़ना होगा तब हम पढ़ेंगे क्या, यहाँ पर सौरमंडल। आगे का चैप्टर कौन सा होगा, हम आगे सौरमंडल पढ़ेंगे। चलो फिर इसको मिटाएं, मिटा दें इसको ना। चलो, पृथ्वी जो है वो 23.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है। कहां पर झुकी हुई है, अक्ष पर, या एक्सिस पर। दो बातें होती हैं, एक पूछा जाता है कि अक्ष पर, एक पूछा जाता है कक्ष पर। आप सोचोगे सर ये क्या है, समझो जरा। ये पृथ्वी का एक कक्ष है, यहां से यहां क्या बताइए 90 डिग्री, ये कितना है 90 डिग्री। तो पृथ्वी जो है वो 23.5 डिग्री क्या है, झुकी है। किधर, पूर्व की ओर। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। लिखो पृथ्वी, दो प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण बनेंगे यहां पर। पृथ्वी 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री झुकी है, झुकी है। और दूसरी बात, पृथ्वी 66.5 डिग्री झुकी है, 66.5 डिग्री झुकी है। तो आप कहेंगे सर दोनों में झुकी, कितना झुकेगी ये बेटा। 23.5 डिग्री जो है वो अपने अक्ष पर झुकी है। किस पर, अक्ष पर। और 66.5 डिग्री झुकी अपने कक्ष पर। कक्ष पर या कक्षीय तल पर, दोनों बिंदु इंपॉर्टेंट है, को ध्यान से समझो। वो कैसे, तो आप देखो कि जो पृथ्वी है ये इस प्रकार से, यहां इसका अगर हम एक्सिस मानेंगे तो ये इस प्रकार से झुकी 23.5, ये 90 है ना टोटल, यहां से यहां तक कितना है 90। तो ये जो है ये ऐसे झुकी हुई 23.5, ये है कितना 23.5, 23 सही 1/2। तो ये अक्ष पर झुकी है। लेकिन अगर इसको हम सापेक्ष मानेंगे बच्चा, अगर हम इसको सापेक्ष मानेंगे तो कक्षीय हो जाएगा। और यह 90 है, 90 में 23.5 घटाएंगे तो 66.5 बचता है। कितना बचता है 66.5। तो ध्यान रखना कि पृथ्वी जो है ये अपने कक्ष पर ये कितना है 66.5 डिग्री झुकी हुई है। दोनों बातें क्लियर होनी चाहिए यहाँ पर। पृथ्वी का अगर कक्षीय झुकाव पूछे तो 66.5, पृथ्वी का अक्षीय झुकाव पूछे तो 23.5। संभवतः ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इतना समझ में आ गया आपको, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। ये कितना है, ये 23.5 है और ये कितना है, ये 66.5। और एक बिंदु यहां लिख लेना, 23.5 झुकी किधर,
पूर्व की ओर। अभी आगे हम पढ़ेंगे कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। वो हम जब गति पढ़ेंगे तो गति में बस पहुंच ही रहे हैं, उसको हम बात करेंगे कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी कैसे चक्कर लगाती है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर, अभी आगे हम लिखेंगे चारों ओर, पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व चक्कर लगाती है। ये हम अभी जो व्यक्तिगत उसकी वार्षिक गति पढ़ेंगे तो वहां बात होगी। अब पृथ्वी की गति हम पढ़ें। तो पृथ्वी जो पश्चिम से पूर्व घूमती है, पश्चिम से पूर्व, ये पश्चिम से पूर्व, इसी को वामावर्त कहते हैं। क्या कहते हैं? वामावर्त। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, या हिंदी में कहते हैं घड़ी की विपरीत दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा। समझ रहे हो? और केवल पृथ्वी ही नहीं अपितु समस्त ग्रह, अभी मैं बोल दे रहा हूं समस्त ग्रह, लेकिन आगे जब हम ग्रह पढ़ेंगे तो वहां पर बात अलग अलग हो जाएगी, क्योंकि दो ग्रह ऐसे हैं जो पश्चिम से पूर्व नहीं चक्कर लगाएंगे, बल्कि पूर्व से पश्चिम चक्कर लगाएंगे। वो वहां की बातें हैं, यहाँ की नहीं है। तो पृथ्वी हमारी जो घूमती है वो कैसे घूमती है? पश्चिम से पूर्व, यानी एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे घड़ी की विपरीत दिशा में। इसको बोलते क्या है? वामावर्त। और जब घड़ी की दिशा में चक्कर लगाते हैं उसको बोलते हैं दक्षिणावर्त। इतना समझ में आया? चलो भाई आगे बढ़े हम। अब इसके बाद पृथ्वी की दो गतियां जिनको हमें पढ़ना है। पृथ्वी की दो गतियां, एक तो पृथ्वी अपने लिए खुद घूमती है, एक सूर्य के लिए घूमती है। तो पृथ्वी की दो गतियां, दो गतियां कौन कौन सी होंगी यहाँ पे? एक है घूर्णन गति या परिक्रमण या परिभ्रमण, क्या बोले, परिभ्रमण गति। एक परिभ्रमण गति और एक परिक्रमण गति। परिक्रमण गति, एक परिभ्रमण और एक परिक्रमण। इन दोनों में बड़ा कंफ्यूजन रहता है, परिभ्रमण और परिक्रमण। इन दोनों में दिक्कत होती है? दिक्कत नहीं होगी, अब के बाद दिक्कत नहीं होगी, एकदम नहीं होगी। चलो देखो, पहला ही बिंदु लिखेंगे, उसका नाम परिभ्रमण गति। हेडिंग लिखेंगे और आगे चलेंगे। परिभ्रमण गति, इसको अंग्रेजी में कहते हैं रोटेशन। क्या कहते हैं? क्या है? इसको बोलते हैं दैनिक गति। क्या बोलते हैं? दैनिक गति, दैनिक गति। इसी को बोलते हैं घूर्णन गति, घूर्णन गति, घूर्णन गति। तो चलिए इसको समझा जाए, इससे क्या होता है घूर्णन गति। रुक रुक के चल रहा है। हाँ, चलो देखो, घूर्णन गति या परिभ्रमण गति या दैनिक गति। दैनिक गति लिखा? हाँ। दैनिक मतलब क्या होता है? रोज की गति। इससे क्या होता है? होता क्या है? अगर ऐसा घूम रही है तो इसके परिणाम क्या होते हैं? पहले तो ये लिखो कि घूर्णन गति पूरा करने में एक चक्कर पूरा करने में समय कितना लगता है? एक चक्कर में समय लगता है 24 घंटे का। 24 घंटे का यानी एक दिन का। एक दिन में क्या करती है? घूम लेते।
ये अपनी धुरी पर घूमती है, अपनी एक्सिस पर घूमती है। कब कहाँ घूमती है? अपनी धुरी पर घूमती है। धुरी यानी एक्सिस पर घूमती है। 23.5 को क्या बोलते हैं, समय कितना लगता है? 24 घंटे को। इसके परिणाम क्या है? इसके परिणाम है सबसे बहुमूल्य परिणाम क्या है? दिन रात का होना। सबसे बहुमूल्य परिणाम क्या है? दिन रात का होना। जैसे दिन रात का होना कैसे? दिन रात का होना। दूसरा और क्या है? इसकी वजह से ही महासागरों में ज्वार भाटा आते हैं। महासागरों में ज्वार भाटा इसी की वजह से आते हैं। दिख रहा है ना यहां तक? ठीक है। महासागरों में ज्वार भाटा इसी की वजह से आते हैं। इसी की वजह से एक बिंदु और लिखेगा, कोरियोलिसिस बल। कोरियोलिसिस बल की उत्पत्ति होती है। कोरियोलिसिस बल की उत्पत्ति होती है। इसी की वजह से कोरियोलिसिस बल की उत्पत्ति होती है। दिन रात कैसे होते हैं आप उसको समझ लो। एक उदाहरण समझो, जैसे मान लो कि ये यहां पर एक बिंदु लगा हुआ है, ठीक, आपको दिख रहा होगा सबको। आप सूर्य की सीधे किरणें इस पर पड़ रही हैं, सूर्य की सीधे किरणें इस पर पड़ रही हैं, तो इधर क्या है? दिन है। ये घूम रहा है, ये घूमेगा। अब यहां पर जहां सामने आपको तिरछी किरणें पड़ रही थी वहां अब संध्या हो रही होगी, और ये पीछे आ रहा है ऐसा, और ये पीछे आ गया। अब ये क्या हो गई? रात हो गई, खा पी के सो जाओ, है नहीं? अब खा पी के सो जाओ और फिर देखो ये फिर घूमेगा, फिर ये भोर हो गया, तड़का हो गया, धीरे धीरे क्या वही बिंदु सामने फिर आ गया, फिर दिन हो गया। तो ये दिन है, ये घूम गया तो रात हो गई, फिर दिन हो गया, फिर रात हो गई। तो ये इस प्रकार से अपनी धुरी पर जब ये घूमती है, अपनी धुरी पर जब ये घूमती है, तो उसका परिणाम क्या होता है? परिणाम होता है दिन रात का होना, महासागरों में ज्वार भाटा का उत्पन्न होना। दूसरा क्या है? कोरियोलिसिस बल। क्या है? कोरियोलिसिस बल का बनना। अब एक कोरियोलिसिस बल क्या होता है? तो कोरियोलिसिस बल के कारण ही यहाँ बहुत सारी बातें होती हैं, उनमें से 2-3 बातें आपको मैं बताता हूं। कोरियोलिसिस बल के कारण ही चक्रवात जो आते हैं, चक्रवातों की दिशा या चक्रवातों के घूमने की दिशा में परिवर्तन होता है। ये चक्रवात वाले चैप्टर में ज्यादा बेहतर आप समझेंगे। जैसे जब ये उत्तरी गोलार्ध में जाएगा, उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात आते हैं वो कैसे आते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। उत्तरी गोलार्ध में ये ऐसे आते हैं, ऐसे चक्रवात आते हैं। यहाँ का टॉपिक नहीं है, मैं बस साथ साथ क्लियर करता चल रहा हूँ ताकि आपके मन में किसी प्रकार का भ्रम न रहे। दक्षिणी गोलार्ध आपको पता है ना कि भूमध्य रेखा के नीचे दक्षिणी गोलार्ध और ऊपर उत्तरी गोलार्ध, तो इधर कैसे बनेगा? ऐसे आता है। एक ही कारण है। दूसरा कोरियोलिसिस बल का कारण ये भी है कि जो पवने हैं उनकी दिशा, कोरियोलिसिस बल का एक कारण और है कि पवनों की दिशा। अब ये दिशा कैसे होती है? तो देखो 2 बातें फिर। कौन सा? उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में जो हवाएं हैं या जो पवने उत्तरी गोलार्ध में पवने दाईं ओर मुड़ती हैं, दाईं ओर। जैसे ये हवा ऐसे जा रही है, ये उत्तरी गोलार्ध है ना, तो जो ये हवा ऐसे सीधा जा रही है, ये तो ऐसे ना जा करके ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी। आपको अगर याद हो तो हमने मौसम वाले चैप्टर में पढ़ाया था आपको, मानसून वाले चैप्टर में, कि जब हिंद महासागर से, अरब सागर से जो मानसून उठता है तो वह उत्तर पूर्व जाके बारिश करता है, अगर आपको याद हो तो। यहाँ पर क्या होता है कि जो पवनों की दिशा होती है उत्तरी गोलार्ध में कैसी होती है? दाईं ओर, यानी ऐसे चलती है। जबकि चलना सीधा है लेकिन चलती कैसे? ऐसे चलती। ये कोरियोलिसिस बल का कारण है। और दूसरी बात क्या है? दक्षिणी ध्रुव में क्या होता है? ऑब्वियस सी बात है कि दक्षिणी ध्रुव में, ध्रुव बोल दिया, गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध में कैसी होंगी पवने? बाईं ओर होंगी, बाईं ओर मुड़ती हैं।
पवने बाई ओर मोड़ती है, तात्पर्य ये है कि ये कैसे चलेंगी, ऐसे चलेंगे, ऐसे चलेंगे, ऐसे ऐसे, समझ में आ रहा है? ऐसे बाई ओर चलेंगे, उत्तरी गोलार्ध में दाई ओर चलते हैं। इतना बना आप लोगों से? ठीक है। कोरोलिसिस में बल है, बल ये ध्रुवों पर अधिकतम होता है, ध्रुवों पर अधिकतम, और दूसरी बात क्या है, भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होगा, भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है। कोरोलिसिस बल जो है वो ध्रुवों पर अधिकतम होता है और भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है। ये बिंदु आप लिखते चलिएगा, जैसे टॉपिक कंप्लीट होगा वैसे ही आप जानते हो कि हम इससे क्वेश्चन आंसर हल करवाएंगे, समझ रहे हो? जैसे टॉपिक कंप्लीट वैसे ही क्वेश्चन आंसर। हो गई भाई इतनी बात, इसको मिटा दिया जाए। चलो एक नए बिंदु पर बात करें हम। परिणाम हमने समझ लिया किसके क्या होता है, इससे महासागरों में ज्वार भाटा का आना, ज्वार भाटा का उत्पन्न होना। दूसरा परिणाम में हमने देखा, दूसरा परिणाम क्या देखा, कोरोलिसिस बल का उत्पन्न होना, और अगर घूर्णन बंद हो जाएगा बेटा तो कोरियोलिसिस बल क्या होगा, बंद हो, कोरियोलिसिस बल बंद हो जाएगा। इसके जानते हो कि गुरुत्वाकर्षण बल भी काम करता है, तो परिणाम में एक परिणाम ये भी हो जाएगा कि इनकी घूर्णन गति से गुरुत्वाकर्षण बल की उत्पत्ति होती है, और अगर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होगा तो आप बैठे नहीं रहेंगे और हम खड़े नहीं रहेंगे, कोई भी मनुष्य चल नहीं सकता। क्या होगा, एक दूसरे से टकराएंगे, उसमें अपना खुद का कुछ काम नहीं करेगा, समझ रहे हो? पृथ्वी अगर घूमे नहीं तो क्या होगा, इसके चर्चा कभी किसी दिन करेंगे अच्छे से, लेकिन बस इतना जान लो कि पृथ्वी रोज घूमनी चाहिए। इसे सुबह उठ के पैर छुआ करो धरती माता की, समझ रहे हो? हाँ, पैर भी छुआ करो, खोपड़ी भी रखा करो। अब कुछ लोग बड़े तगड़े वाले होते हैं, वो कहते हैं गुरु अगर जमीन में लेटे हो तो किसके पैर छुए, जमीन में लेटे हो तो उठ के तख्त में बैठ जाओ फिर छू लो, है ना? या फिर जहां तुम लेटे हो उसे थोड़ा गड्ढा नीचे खोद लो, उनको धरती माता मान के छू लो भैया, है ना? अगर धरती नहीं, पृथ्वी नहीं घूमेगी तो गुरुत्वाकर्षण बल काम नहीं करेगा, और गुरुत्वाकर्षण बल काम नहीं करेगा तो आप समझ गए क्या, जो बढ़िया से बैठे हो ना आराम से ये बैठे नहीं रह सकते। हाँ, फिर एक दूसरे खोपड़ी में खोपड़ी लड़ेंगी, बेवजह मार हो जाएगी। आप देखो, अच्छा कभी आपने देखा होगा कोई एक छेद हो चींटियों का, छोटा सा छेद, और उसके आजू बाजू तमाम पानी डाल दो, और फिर देखो तुम पानी की स्पीड यूं घूमते हुए नीचे आती है, देखा है? तो कभी उसमें छोटा तिनका डालो ना फट से नीचे, कभी उंगली लगा के देखो, और सांप के बिल में पानी डाल के उंगली मत लगाना, नहीं तो अंदर से एनाकोंडा निकल के खींच लेगा अंदर, समझ रहे हो? तो मतलब गुरुत्वाकर्षण फील करना है। आप वहां देखिए वो घूमा करते ना, आप उसमें जब पानी डालोगे घूम रहा है, उसमें आप थोड़ा सा उंगली लगाओ, देखो कैसा महसूस होता है, लग रहा है अंदर की ओर खींच रहा है, एक बल काम कर रहा है, समझ रहे हो? जो घूर्णन है, ये किसका है, घूर्णन है। तो पृथ्वी जो हमारी किसकी भांति, लट्टू की भांति क्या करती है, घूमती रहती है। अब यहाँ पर तीन बातें और लिखो कि जो घूर्णन गति है, घूर्णन गति ये भूमध्य रेखा पर, देखो बेटा ये बिंदु इंपॉर्टेंट है, भूमध्य रेखा पर कितनी होती है, भूमध्य रेखा पर होती 0.46 किलोमीटर प्रति सेकंड। एच इट इज ऐसा ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि भूमध्य रेखा पर पृथ्वी की घूर्णन गति कितनी होती है, तो आप ध्यान रखना कितनी होती है, 0.46 किलोमीटर प्रति सेकंड। फिर उसके बाद दूसरी बात क्या है, 60 डिग्री, 60 डिग्री पर, 60 डिग्री क्या होगा, अक्षांश, 60 डिग्री अक्षांश पर गति क्या हो जाएगी, इसकी आधी हो जाएगी। जैसे आप जानते हो ऊपर जाते हो तो यहाँ पर 66.5 मिलता है, तो आप ये 60 कर लो, 60 डिग्री पर ऊपर और 60 डिग्री क्या नीचे, 60 डिग्री।
यहां पर जो इसकी गति होती है वो 0.46 किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी 1 सेकंड में 0.46 किलोमीटर होती है। यहां पर क्या होता है, 66 डिग्री पर गति क्या होती है, आधी। आधी का मतलब हुआ 0.23 किलोमीटर प्रति सेकंड। 1 सेकंड की बात हो रही है, 0.23 किलोमीटर प्रति सेकंड। और तीसरी बात यह है कि ध्रुवों पर आप देखो कि जब नीचे से ऊपर चल रहे हैं तो क्या हो रही, घट रही ना, तो यहां पर क्या हो जाएगी, नगण्य या शून्य। तो ध्रुवों पर क्या होगी इसकी गति, ध्रुवों पर गति क्या होगी, शून्य या नगण्य हो जाएगी। ध्रुवों पर शून्य या नगण्य हो जाएगी। ठीक है, आगे चले। अगला बिंदु समझो, सूर्योदय, क्योंकि इसमें सुबह शाम होती है। तो सूर्योदय सबसे पहले कहां होता है, सूर्योदय जापान में सबसे पहले जापान में होता है, जापान में। इसलिए जापान को निप्पन के नाम से जानते हैं। जापान किस नाम जाना जाता है, निप्पन, क्योंकि निप्पन का मतलब ही होता है सूर्योदय का देश। निप्पन का मतलब क्या होता है, सूर्योदय का देश या सूर्योदय की भूमि। यहीं से एक तीखा प्रश्न बनता है। कैसा प्रश्न, तीखा प्रश्न क्या है, पूछा जाता है कि सूर्य की किरणें सबसे पहले कहां पड़ती हैं सूर्य की किरणें सबसे पहले, तो आप नाम लिखोगे न्यूजीलैंड। क्या लिखोगे, न्यूजीलैंड। और इन्हीं के ऊपर एक देश और है, समोआ, द्वीपीय देश है समोआ, और एक अमेरिका का द्वीप है हवाई द्वीप। तो तीसरा बिंदु इसी में लिखा जाएगा, और उस तीसरे बिंदु का नाम यह होगा, सूर्यास्त कहां होता सबसे पहले। सूर्योदय देख लिया, सूर्यास्त, तो सूर्यास्त के लिए लिखोगे कहां पर, समोआ द्वीप है एक, समोआ या हवाई द्वीप, समोआ या हवाई द्वीप, इनको ध्यान रखिएगा। समोआ या हवाई द्वीप। भारत में सबसे पहले कहां होता है, अरुणाचल प्रदेश में, क्योंकि सबसे पूर्वी कौन है, अरुणाचल प्रदेश, इसीलिए नाम है उसका अरुणाचल। ठीक है, अरुणोदय या अरुण का उदय, सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के द्वारिका, इनके मध्य 2 घंटे का अंतर है। और अगर अक्षांश की बात करेंगे तो 30 डिग्री देशांतर, अक्षांश नहीं, क्या बोलेंगे, देशांतर, क्योंकि देशांतर से हमें किसका पता चलता है, समय का। देशांतर से ही समय का पता चलता है। चलो आगे बढ़े। अब इसी से मिलता जुलता एक और ध्यान कर लो, समोआ द्वीप में लिखा है सबसे लास्ट में कहां पर होता है, सबसे लास्ट में कहां पर होता है, समोआ में सूर्योदय। आगे चले हम। इसके बाद यहां से एक सांध्य प्रकाश या ट्विलाइट समझ लो, ट्विलाइट या सांध्य प्रकाश। अगला हेडिंग लिखो, सांध्य प्रकाश। या इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, ट्विलाइट। ट्विलाइट, आपने ये देखा होगा कि सूर्य बाद में दिखता है, ट्विलाइट। तो पहला लिखो, पहला कौन सा है, पहला है सिविल ट्विलाइट। सिविल ट्विलाइट, सिविल ट्विलाइट, इसको कहते हैं नागरिक सांध्य प्रकाश।
नागरिक सांध्य प्रकाश, नागरिक सांध्य प्रकाश ये कितनी दूरी पहले पर दिखे सूर्य से? तो ध्यान रखना ये 6 डिग्री, यानी सूर्य से 6 डिग्री पहले दिखे, 6 डिग्री पहले दिखे तो उसको क्या बोलेंगे? सिविल ट्यूलाइट या सांध्य, सांध्य नागरिक सांध्य प्रकाश, सिविल ट्यूलाइट। इसका मतलब यह हुआ कि सूर्य उदय होने से कितने समय पहले दिखेगा? 24 मिनट पहले, 24 मिनट पहले। क्यों भैया? क्योंकि 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं? 4 मिनट होते हैं। मालूम है कि नहीं मालूम है? हाँ, ना मालूम हो तो लिख लो क्योंकि, क्योंकि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, तो बताओ 6 डिग्री बराबर कितना होगा? 24 मिनट हो जाएगा। ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई? ठीक है। उसके बाद दूसरा लिखो समुद्री सांध्य प्रकाश, समुद्री सांध्य प्रकाश, समुद्री सांध्य प्रकाश इसको बोलेंगे नॉटिकल ट्विलाइट, नॉटिकल ट्विलाइट। और ये कितनी दूरी पर दिखेगा? 6 का दोगुना, सूर्य से पहले, सूर्य से पहले कितना डिग्री? 12 डिग्री पर दिखे, सूर्य पहले 12 डिग्री पर दिखे। तो 12 डिग्री का मतलब कितने मिनट पहले दिखेगा? 48 मिनट पहले। 12 डिग्री का मतलब क्या हुआ? 48 मिनट पहले दिखे। तो 48 मिनट पहले दिखेगा, उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे नॉटिकल या समुद्री, क्या बोलेंगे? समुद्री सांध्य प्रकाश। और तीसरा लिखो, तीसरा लिखो खगोलीय सांध्य प्रकाश, खगोलीय सांध्य प्रकाश इसको बोलेंगे एस्ट्रोनॉमिकल ट्विलाइट, एस्ट्रोनॉमिकल ट्विलाइट, एस्ट्रोनॉमिकल ट्विलाइट, एस्ट्रोनॉमिकल ट्विलाइट। और ये कितनी डिग्री पर दिखेगा? 18 डिग्री पर, 18 डिग्री पहले दिखे। किससे? सूर्य से 18 डिग्री पहले। तो 18 डिग्री का मतलब कितना हुआ? 72 मिनट। 72 मिनट पहले दिखे तो उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे एस्ट्रोनॉमिकल या समुद्री ट्विलाइट, सॉरी खगोलीय ट्विलाइट। क्या बोलेंगे? खगोलीय ट्विलाइट। कितना बन जाएगा? बहुत बढ़िया। तो मैं दिखाई दे रहा वहां से? तो उधर सामने क्यों नहीं बैठते हो? चलो, इतने में कोई दिक्कत नहीं ना? तो ये हमने अभी तक जो समझा, ये घूर्णन गति है। अब वृत्तीय गति से थोड़ा खतरनाक है, वो ज्यादा लंबी है, उसमें बहुत सारी चीजें हमको पढ़नी पड़ेंगी। आप सोचोगे सर इसमें कौन सा कम था? नहीं, इसमें कम है। तो 3 प्रकार के ट्विलाइट। ट्विलाइट का मतलब क्या होता है? सांध्य प्रकाश। सांझ बेला जो होती है दिया बाती वाली, बस वैसा ही है ना? हाँ, वैसा ही। तो इसमें क्या कहा जा रहा है? उसी प्रकार की इसलिए बनती है, जब हमें 6 डिग्री पर सूर्य दिखाई पड़ेगा तो उसे हम कहेंगे नागरिक ट्विलाइट, यानी कि सिविल ट्विलाइट, नागरिक सांध्य प्रकाश। 6 डिग्री, 6 डिग्री का मतलब 24 मिनट। और जब 48 मिनट पहले दिखेगा तो उसे हम बोलेंगे समुद्री ट्विलाइट। और तीसरा जो है वो 72 मिनट पहले दिखेगा तो उसे हम बोलेंगे खगोलीय ट्विलाइट। ये तीनों ट्विलाइट ध्यान रखना बोला। चलो, अब इसे मिटा दे। ठीक है। अब इसके बाद जो अगली जो गति होगी, उस गति का नाम होगा दुर्गति। अगली गति कौन सी होगी? वृत्तीय गति नहीं, क्या बोलते हैं उसको? हाँ वही परिक्रमण गति ना। हेडिंग क्या लिखोगी? परिक्रमण, परिक्रमण गति। इसको बोलते हैं रिवॉल्यूशन, इसी को बोलते हैं वार्षिक गति। क्या कहते हैं?
वार्षिक गति, साल भर में कंप्लीट करती है, ये वार्षिक गति है। ये क्या है, ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएगी। अभी तो क्या है, वो ऐसे बस ऐसे है और ऐसे घूम गई, ये क्या हो गया, ये उसका रोटेशन है। लेकिन जब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएगी तो उसे कहेंगे रिवॉल्यूशन, वो होती वार्षिक गति। जब वो ऐसे घूमी, जैसे मान लो कि मैं पृथ्वी हूं, ये सामने से आप देख रहे हो जाना, ये दिन का ये प्रकाश है, इधर से सूर्य चमक रहा है, क्योंकि पीछे वाला भाग तो दिख नहीं रहा तुमको, तो पीछे क्या है, रात है, अंधेरा है। तो जब ऐसे घूमे इधर से, इधर धीरे धीरे सांझ होती जा रही है, इधर क्या हो रहा है, प्रकाश होता जा रहा है। फिर ऐसे घूमे तो इधर ये वाला यहाँ पर आ गया ना, बिल्कुल तिरछी किरणें पड़ने लगी, यानी कि शाम के 5-6 बज गए। और फिर ऐसे आए तो 7 बज गए, 8 बज गए, 9, 10, 11, 12 ऐसे बज गए। ये बिल्कुल क्या हो गया, अपोजिट हो गया। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, दिन आ गया। फिर घूमे, ये देखो यहाँ से फिर वही 3, 4, 5 बजने लगा, सुबह 7 बज गया, प्रकाश आ गया। ये तो ये जो है इसको बोलते क्या, रोटेशन। पृथ्वी का क्या है, ये रोटेशन। और इससे आपने जान लिया कि क्या क्या चीजें होती हैं। अब इसके बाद हम समझते हैं रिवॉल्यूशन, यानी पृथ्वी की वो क्या बोलते हैं, वार्षिक गति, दूर की गति। अब दो बातें पहले समझ लो, एक तो परिक्रमण है और एक है परिभ्रमण। ये कौन सी गति है, परिक्रमण। आप परिक्रमा तो जानते ही हो, परिक्रमा किसी की करते हो, परिक्रमा किसी की करते हो। इसका मतलब जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर, किसके चारों ओर, सूर्य के चारों ओर घूमेगी तो उसे परिक्रमा कहेंगे, परिक्रमण गति कहेंगे। और जब खुद से घूम जाएगी उसे परिभ्रमण कहेंगे। दोनों में कंफ्यूजन नहीं होएगा, दोनों ऑप्शन आएंगे और अब आपको एकदम क्लियर हो गया कि परिक्रमा किसी के चारों ओर की जाती है। सो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जब परिक्रमा करेगी तो उसे परिक्रमण गति कहेंगे, और जब खुद से घूमेगी उसे परिभ्रमण कहेंगे। कंफर्म हो गया। तो चलो भाई, परिक्रमण गति हम समझते हैं, इसको मिटा देते हैं और फिर उसके बाद हम थोड़ा सा और समझ लेते हैं। देखो यहां पर हमको यह समझना है सबसे पहले कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर किस तरह से चक्कर लगाती है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर किस भांति चक्कर लगाती है। देखो ये सूर्य है, ये ऐसा सूर्य बना लिया, ये, और पृथ्वी इसके चारों ओर इस प्रकार चक्कर लगाती है, इस तरह से। अब आप सोच रहे हो कि सर थोड़ा गोल गोल बनाओ सर, गोला तो आप बढ़िया बनाते हो जी, क्या हुआ। देखो इधर पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर कैसे लगाती है, वृत्ताकार नहीं लगाती। ये बात ध्यान कर लो, अगर वृत्ताकार लगाएगी तो ऐसे लगाएगी। देखो बेटा, जैसे सूर्य हो गया और इसके चारों ओर कुछ इस भांति लगाएंगे। तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार नहीं लगाती, क्यों। जो वृत्ताकार लगाएगी तो वहां पर क्या होगा, हमने बताया था कि वृत्त में त्रिज्या समान रहेगी, यहां समान नहीं रहती। ऐसा कैसे, उसके दो कारण है, दो कारण है, एक है उपसौर और एक है अपसौर। तो उपसौर अपसौर थोड़ा समझ लेते हैं, उससे हमको पता चलेगा कि पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ में चक्कर ना लगा करके एक दीर्घ वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाती है। तो उसके कारण जरा दोस्तों समझ लो। देखो बेटा, यहां पर अब पृथ्वी इसके चारों ओर घूम रही है। पृथ्वी जो है वो इसके चारों ओर, यहां पर है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, ऐसे भी है, ऐसे भी है, ऐसे भी है और ऐसे, मतलब चारों चक्कर लगाएगी ना। और कैसे लगाएगी, घड़ी की विपरीत दिशा में, यानी कि वामावर्त, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे चक्कर लगा दिए, ऐसे, समझ रहे हो, ऐसे चक्कर लगा दिए। अब एक चीज देखो, पृथ्वी यहां भी है, यहां भी पृथ्वी है। तो बच्चा एक समय ऐसा है जब पृथ्वी सूर्य से काफी दूर है, काफी दूर है, और एक समय ऐसा है जब पृथ्वी सूर्य से काफी नजदीक है। एक ये क्या है, काफी नजदीक है, ये काफी नजदीक है, और ये वो काफी नजदीक है चाहे दूर है। ये क्या है, दूर है, काफी दूर है, चाहे तुम लोग अच्छी नहीं लगती इसलिए काफी दूर है, ये काफी दूर है। दो घटनाएं होती हैं, जब पृथ्वी सूर्य के पास होती है, जैसे ये, इसे कहते हैं उपसौर। सौर मतलब सूर्य
और उप मतलब पास में, मतलब जब सूर्य के पास में होगी। इधर नहीं दिख रहा है क्या आप लोगों को? सामने बैठ जाया करो बेटा। हाँ, देयर इज टू मच जगह, बहुत जगह। हाँ, बैठ जाओ करो बच्चा। अच्छा ओमा दिख रहा है? ये कैसा दिख रहा है? चलो देखो बच्चा, इसको बोलते क्या है? उपशौर। इसको बोलते हैं उपशौर। चलो, उपसौर है ना बेटा। उपसौर जो होता है, इस समय क्या होता है? पृथ्वी पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होती है। मैं इधर लिखता हूं। पहले तो एक बिंदु लिखेंगे, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कैसे चक्कर लगाती है? दीर्घ वृत्ताकार में, दीर्घ वृत्ताकार पथ में, दीर्घ वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाती है। फिर दो घटनाएं हैं, ऐसा हम कैसे जानते हैं? तो इसके लिए दो घटनाएं हैं। दो घटनाओं में एक है क्या घटना? उपसौर की, उपसौर, उपसौर की घटना। उपसौर में क्या होता है? पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक पास में होती है, सर्वाधिक पास में होती है या नजदीक होती है, पास या नजदीक होती है, नजदीक होती है। पृथ्वी सूर्य से सबसे पास में होती है। चल गया अब तो, अब ठीक है। चलो देखो, तो ये 3 जनवरी को घटना होती है। दूसरी, हाँ, इसके बाद यहां पर क्या होता है? जब पृथ्वी सूर्य के नजदीक होती है तो पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी कितनी होती है? यहां पर लिखिएगा, पृथ्वी से, पृथ्वी से सूर्य, इनकी जो दूरी होती है वो 14.70 लाख, नहीं 70 करोड़ किलोमीटर होती है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि उपसौर में पृथ्वी और दूसरा, एक तो इतना बन गया। अब ये कभी कभी क्या होता है बच्चा, ये करोड़ में नहीं देता है, फिर किस में देता है? ये मिलियन में देता है, मिलियन में। इसलिए ध्यान रखना, यहां से केवल जो दशमलव है ना, इसको हटा दो। 147 मिलियन किलोमीटर, 147 मिलियन किलोमीटर, 147 मिलियन किलोमीटर, ध्यान रखना। ये उपसौर की घटना है। पृथ्वी से सूर्य की दूरी जो है वो सबसे नजदीक होती है। ये दिवस 3 जनवरी को होता है, 3 जनवरी होता है, ठीक है। और इसमें पृथ्वी से सूर्य के बीच की जो दूरी है वो 14.70 या 70 करोड़ किलोमीटर, या मिलियन में बात करें तो कितनी हो जाएगी? 147। आगे हम चले, इसको मिटा दें। दूसरी घटना समझो। एक घटना तो हुई क्या कि जब ये क्या होता है? पास में होता है। घटना नंबर 2, घटना नंबर 2 ये है जब ये क्या होगा? दूर होगा। तो नाम क्या होगा? अपशौर, अपशौर, अपशौर। इसको क्या बोलेंगे? अपहेलियन, अपहेलियन। उसका नाम नहीं मैं बताया था, उसका नाम लिख लो, पेरीहिलियन, पेरीहिलियन, ठीक है। देखो बच्चा, इसमें क्या होता है? सूर्य, नहीं पृथ्वी, पृथ्वी सूर्य से, पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होती है, सर्वाधिक दूरी पर होती है। पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होती है।
इस घटना को क्या बोलते हैं? अपशौर। और ये घटना कब होती है? ये घटना होती है 4 जुलाई को। ये घटना होती है 4 जुलाई को। आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि सर जब 4 जुलाई को पृथ्वी हमसे दूर होती है तो इतनी गर्मी काहे होती है कि नहीं? और जब 3 जनवरी को पास में होती है तो इतनी ठंडी क्यों होती है? हाँ, तो इस क्वेश्चन को मन में दबाए रहो, बताएं। 4 जुलाई को घटना होती है। इस दरमियान क्या होता है? पृथ्वी से सूर्य की दूरी या सूर्य से पृथ्वी की दूरी है ये कितना होता है? 15.21 करोड़ किलोमीटर। करोड़ किलोमीटर। अगर मिलियन में पूछें तो 152 मिलियन। 152 मिलियन किलोमीटर। 152 मिलियन किलोमीटर। मतलब ये कब की घटना है? ये घटना है, ये वाली घटना है। ठीक है, इतना बन गया। अच्छा, इसके बाद एक और प्रश्न आता है, वो ये है कि सूर्य से पृथ्वी या पृथ्वी से सूर्य, पृथ्वी से सूर्य या सूर्य से पृथ्वी के बीच औसत दूरी कितनी होती है? के बीच औसत दूरी, के बीच औसत दूरी। तो बेटा तीसरा बिंदु है और ये होता है 14.98 करोड़ किलोमीटर। 14.98 करोड़ किलोमीटर। नौ 4 भी लिखा मिल सकता, 9 6 भी लिखा मिल सकता, तो आप ज्यादा परेशान नहीं हुए। ठीक है, हाँ। और अगर ये मिलियन में पूछी जाएगी, मिलियन में लिखा होगा तो ये होगा 149 मिलियन। 149 मिलियन किलोमीटर। बउआ इधर देख लो बेटा, बाबू पढ़ लो। हाँ, बड़ी देर तुम बंदरी कर रहे हो बच्चा। इधर उधर ताल जा, ये डाल से वो डाल, वे डाल से वो डाल। हो गया? तो यहां पर ये 3 बातें हमको ध्यान रखनी होंगी। और 3 बातें आपने देखा कौन कौन सी? एक तो उपसौर, एक अपसौर और एक तीसरा कौन सा है? औसत दूरी। ये तीनों प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं, आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अभी तो ये केवल क्या है? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। अब इसमें घटनाएं घटती हैं, वो आज की क्लास नहीं करेंगे, क्योंकि फिर ये क्लास जितनी देर अभी पढ़े हो लगभग इतनी देर और हो जाएगी, क्योंकि वहां भी लिखना भी ज्यादा होगा और समझना भी ज्यादा होगा। ठीक है, तो इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। जो कल की क्लास होगी उस कल की क्लास में हम इसी के आगे चलेंगे। तो उपसौर ऑप्सौर ये सब पढ़ लीजिएगा, तो फिर हम आगे बात करेंगे किस प्रकार से वो 4 तारीखें और उन 4 तारीखों में दिन रात कैसे कैसे, उत्तरी गोलार्ध में दिन कैसा होता है, दक्षिणी गोलार्ध में कैसा होता है, 66.5 के ऊपर कैसा होता है, 66.5 के नीचे कैसा होता है, वो सारी चीजें जो है वो कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। और वहीं पर जब समय मिल जाएगा तो आपको हम सीजनल चेंज बता देंगे, ऋतु परिवर्तन समझा देंगे, हो जाएगा। तो दूसरी गति कल। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं।